हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मेरा नाम नासिर है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने एनजीओ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग एनएससीआईटी सर्टिफिकेट का एग्जाम कैसे पास कर सकते हो, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, इस वीडियो में जो क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को दिखाए और बताए गए हैं वो आप लोगों के एग्जाम को पास करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी करते हो तो दोस्तों आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन विद आंसर के बताए हैं। आप इस वीडियो से अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना होगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो वीडियो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से मिस हो जाए और वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर आप चाहो तो दोबारा भी इस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, जितनी भी बार आप लोग इस वीडियो को देखोगे उतनी ही बार आप लोग अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने आधार अधिनियम 2016 पारित करके यूआईडीएआई की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इसमें से अब आप लोगों को राइट आंसर चुनना होगा कि यूआईडीएआई की स्थापना किसने की थी। पहला है ए, राज्य सरकार ने, सेकंड है बी, भारत सरकार ने, थर्ड है सी, रजिस्ट्रार ने और फोर्थ है डी, नामांकन एजेंसी ने। तो आप लोगों को इसमें से बताना होगा कि 2016 का जो अधिनियम है वो उसको पारित करके यूआईडीआई की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है। वो भारत सरकार ने यूआईडीआई अधिनियम को पारित करके 2016 में इसकी स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने एक सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत यूआईडीआई को वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर बताना होगा। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 28 जनवरी 2009 को, और दूसरा है 29 सितंबर 2010 को, तीसरा है 12 सितंबर 2015 को और चौथा है 12 जुलाई 2016 को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय था उसके तहत यूआईडीआई को वैधानिक प्राधिकरण के रूप में 12 जुलाई 2016 को स्थापित किया गया था। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तर डी 12 जुलाई 2016 को। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है, यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर चुनना होगा। पहला ऑप्शन है हमारे सामने ए, चुनाव आयोग, सेकंड है बी, योजना आयोग और थर्ड है सी, MEITBI और फोर्थ है डी, UIDI। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि दोस्तों जो यूआईडी को जारी करने के लिए संगठन जिम्मेदार है वो यूआईडीआई इसकी जिम्मेदार है। इसने ही यूआईडी को जारी किया था। तो इसका राइट आंसर डी होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन 4 है, यूआईडीएआई क्यों बनाया गया। इसमें से आप लोगों को राइट आंसर चुनना होगा। पहला ऑप्शन है ए, डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए मजबूत तकनीक प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है बी, ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। और तीसरा ऑप्शन है हमारा सी, एक और पहचान दस्तावेज बनाने के लिए। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के पास डी, एक और दोनों, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ए और जो दूसरा ऑप्शन है बी, ये दोनों। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर को चुनना होगा। तो दोस्तों, जो हमारा इसमें राइट आंसर होने वाला है वो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप लोग उत्तर में देख पा रहे हैं कि डी जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। तो जो हमारी यूआईडीआई है दोस्तों, उसको इसलिए बनाया गया था ताकि डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए, और दूसरा हमारा जो है ऐसी पहचान प्रदान करना था जिसे आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके। तो इसके जो राइट आंसर होने वाले हैं दोस्तों ए और बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप लोगों से पूछा गया है, आधार नामांकन अद्यतन विनियमन 2016 आधिकारिक राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। तो इसमें से आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए, 28 जनवरी 2009 को, दूसरा ऑप्शन है बी, 29 सितंबर 2010 को, तीसरा ऑप्शन है सी, 12 जुलाई 2016 को और चौथा ऑप्शन है डी, 12 सितंबर 2017 को। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर चुनना होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो डी है, 12 सितंबर 2017 को। जो हमारा आधार नामांकन अद्यतन विनियमन 2016 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था वो 12 सितंबर 2017 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर डी है। उसके बाद दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
6 में आप लोगों से पूछा गया है आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसमें आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए, आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है बी, पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया। और तीसरा ऑप्शन है सी, पैन नंबर, बैंक खाता नंबर जैसी वित्तीय जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया पहचान संख्या जारी करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर को चुनना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा ए है। जो आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से जो तात्पर्य था दोस्तों वो ये था कि आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसंख्या और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, इसका हमारा तात्पर्य था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है आधार बनाने के लिए जनसंख्या और बायोमेट्रिक दोनों निवासी डेटा कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसमें से आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है प्रमाणीकरण, दूसरा ऑप्शन है बी, नामांकन, तीसरा ऑप्शन है सी, पहचान, चौथा ऑप्शन है डी, प्रस्तुति, एन। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर को चुनना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो है बी, जो आधार बनाने के लिए जनसंख्या और बायोमेट्रिक दोनों निवासी डेटा कैप्चर करने की प्रक्रिया है वो नामांकन प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 डैश, नामांकन एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई इकाई है। तो इसमें से आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए, परिचयकर्ता, दूसरा ऑप्शन है बी, नामांकन एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है सी, एजेंसी, और चौथा ऑप्शन है डी, रजिस्ट्रार। तो इसका दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर होने वाला है वो डी है। रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई इकाई है। तो रजिस्ट्रार है दोस्तों। इसका राइट आंसर डी होने वाला है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 डैश, व्यक्तियों के नामांकन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई इकाई है। तो इसमें आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है परिचयकर्ता, दूसरा ऑप्शन है बी, नामांकन एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है सी, पर्यवेक्षक संचालक, और चौथा ऑप्शन है डी, रजिस्ट्रार। तो दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो डी है, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार व्यक्तियों के नामांकन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई इकाई है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें आप लोगों से पूछा गया है सत्यापनकर्ता प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डैश द्वारा नियुक्त कर्मी हैं। तो इसमें आप लोगों को खाली स्थान को भरना होगा। उसके लिए आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ऑपरेटर, दूसरा ऑप्शन है बी, परिचयकर्ता, तीसरा ऑप्शन है सी, रजिस्ट्रार, चौथा ऑप्शन है डी, नामांकन एजेंसी। तो दोस्तों जो इसका हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो सी है, रजिस्ट्रार सत्यापनकर्ता प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कर्मी है। क्योंकि दोस्तों जो आधार बनाने के लिए ऑपरेटर या सुपरवाइजर होता है वो सत्यापन करता या प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेज को सत्यापन करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कर्मी है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा रजिस्ट्रार होगा। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 डैश, वह स्थान है जहां आधार नामांकन अद्यतन प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। तो इसमें आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए, क्या नामांकन केंद्र, दूसरा ऑप्शन है बी, परीक्षा केंद्र, तीसरा ऑप्शन है सी, अस्पताल, चौथा ऑप्शन है डी, स्कूल। इसमें से आप लोगों को राइट आंसर को चुनना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो ए है। जो हमारा नामांकन केंद्र है वह स्थान है जहां आधार नामांकन अद्यतन प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 डैश, नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त एक प्रमाणित कर्मी है। इसमें आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है नामांकन संचालक, दूसरा ऑप्शन है हमारा बी, नामांकन पर्यवेक्षक, तीसरा ऑप्शन है हमारा सी, परिचयकर्ता, चौथा ऑप्शन है डी, एक और दो, दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो बी है, नामांकन पर्यवेक्षक नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त एक प्रमाणित कर्मी है। जो हमारा दोस्तों नामांकन
पर्यवेक्षक होता है वो ही नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त एक प्रमाणित कर्मी है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति ही नामांकन अद्यतन प्रक्रिया को संभाले? तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है UIDAI, दूसरा ऑप्शन है बी ऑपरेटर, तीसरा ऑप्शन है सी पर्यवेक्षक, चौथा ऑप्शन है डी नामांकन एजेंसी। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर को चुनना होगा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा डी है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। तो आप लोगों से पूछा गया है ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए डैश जिम्मेदार है? तो इसमें से आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए परिचयकर्ता, दूसरा ऑप्शन है बी नामांकन एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है सी परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी, चौथा ऑप्शन है डी रजिस्ट्रार। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर को चुनना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा सी है। जो दोस्तों ऑपरेटर और पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी जिम्मेदार होती है इसके लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन सी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15 डैश रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और PO नहीं है। दोस्तों POI की फुल फॉर्म होती है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और PO की फुल फॉर्म होती है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो जिसके पास वैध प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है। तो इसमें से आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ए ऑपरेटर, दूसरा है बी परिचयकर्ता, तीसरा है सी नामांकन एजेंसी और चौथा है डी एजेंसी। आप लोगों को राइट आंसर को चुनना होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो बी है परिचयकर्ता। परिचयकर्ता रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 डैश रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए ऑपरेटर, दूसरा ऑप्शन है बी परिचयकर्ता, तीसरा ऑप्शन है सी नामांकन एजेंसी और चौथा ऑप्शन है डी एजेंसी। आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी है। जो हमारा परिचयकर्ता होता है वो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत एक व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI और POA नहीं है। जो नामांकन एजेंसियां होती हैं वो यह सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति ही नामांकन अद्यतन प्रक्रिया को संभाले। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 इसमें आप लोगों से पूछा गया है आधार नामांकन अद्यतन कौन करवा सकता है? आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। पहला ऑप्शन है ए ऑपरेटर, दूसरा ऑप्शन है बी एक व्यक्ति जो भारत में रहने की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए रहा हो। तीसरा ऑप्शन है सी NRI, चौथा ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है दोस्तों इसका बी है। तो आधार नामांकन अद्यतन कौन करवा सकता है? एक व्यक्ति जो भारत में रहने की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए यहाँ रह रहा हो। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो जो इसका राइट आंसर था वो बी था। वो बी इसलिए था यानी कि जो कोई भी एक व्यक्ति है वो भारत में रहने की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में कुल मिलाकर 182 दिनों से भारत में रह रहा है या उससे अधिक अवधि के लिए यहाँ रह रहा है। तो 182 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है वो आधार नामांकन अध्ययन करवा सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो हमारा है वो बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित डैश अंकीय संख्या है। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर चुनना होगा। पहला ऑप्शन है ए 10, दूसरा ऑप्शन है बी 12, तीसरा ऑप्शन है सी 15 और चौथा ऑप्शन है डी 28। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वो डी है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित की जाती है वो 28
28 अंकीय संख्या होती है, इसलिए ही हमारा डी ऑप्शन राइट है। दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आप लोग नया आधार कार्ड बनवाने के लिए नामांकन केंद्र पर जाकर आधार कार्ड अप्लाई करते हो, तो आप लोगों को जो आधार कार्ड बनाने वाला व्यक्ति होता है, जो आप लोगों को वो पर्ची देता है, तो उसमें जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन संख्या या नामांकन संख्या होती है वो आप लोगों को 28 नंबर की देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर डी है, क्योंकि दोस्तों उसमें आप लोगों की बर्थ, सन, मंथ, दिन, आप लोगों की हावर, मिनट, सेकंड सबको मिलाकर हमारी ये जो है 28 नंबरों की नामांकन पहचान संख्या बन जाती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आप लोगों से पूछा गया है, निवासी वह व्यक्ति है जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में कुल मिलाकर डैश दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रह रहा हो। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर समझ गए होंगे, ये हमारे सामने ऊपर भी आ चुका है, तो आप लोग इसमें से अंदाजा लगा सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। पहला ऑप्शन है ए 32, दूसरा ऑप्शन है बी 61 दिन, तीसरा ऑप्शन है सी 123 दिन और चौथा ऑप्शन है डी 182 दिन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो डी है, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर 182 दिनों से भारत में रह रहा हो या उससे अधिक की अवधि के लिए रह रहा हो तो वो आधार नामांकन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आप लोगों से पूछा गया है, कोई निवासी आधार से संबंधित अपनी चिंताओं या शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित में से किस संपर्क नंबर पर कॉल कर सकता है। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए 1947 पर, दूसरा ऑप्शन है बी 2009 पर, तीसरा ऑप्शन है सी 140 पर, चौथा ऑप्शन है डी 108 पर। तो दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो ए है। आप लोग आधार से संबंधित किसी भी समस्या या चिंता को लेकर अपने समाधान के लिए 1947 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हमारा दोस्तों ए है 1947। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आप लोगों से पूछा गया है, आधार अद्वितीय है क्योंकि डैश। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है किसी भी दो निवासियों के पास एक ही आधार नंबर नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है बी एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त आईडी मिल सकती है, तीसरा ऑप्शन है सी एक व्यक्ति दो आधार नंबर का लाभ उठा सकता है, चौथा ऑप्शन है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है ए किसी भी दो निवासियों के पास एक ही आधार नंबर नहीं होगा, इसका यही अद्वितीय है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। तो इसमें आप लोगों को बताना होगा जो नामांकन सेटअप का घटक है वो इसमें से कौन सा नहीं है। एक कंप्यूटर, दूसरा है बी बायोमेट्रिक डिवाइस, तीसरा है सी बम डिटेक्टर और चौथा है डी आइरिस स्कैनर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इसमें ऑप्शन देखकर ही समझ गए होंगे कि जो हमारी नामांकन सेटअप का घटक है इसमें से वो कौन सा नहीं है। तो जो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो सी है। जो बम डिटेक्टर होते हैं वो नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। बाकी आप एक कंप्यूटर भी आपको नामांकन सेटअप के लिए चाहिए। दूसरा बी ऑप्शन है वो बायोमेट्रिक डिवाइस भी आप लोगों को नामांकन सेटअप के लिए जरूरी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आइरिस स्कैनर, आइरिस स्कैनर भी आप लोगों को नामांकन करने के लिए जरूर चाहिए। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है सी बम डिटेक्टर, इसकी आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आप लोगों से पूछा गया है, आधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन है ए एक व्यक्ति कई आधार नंबर प्राप्त कर सकता है क्या। नहीं दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है बी आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है, तीसरा ऑप्शन है सी आधार का उपयोग नागरिकता के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है और चौथा ऑप्शन है दोस्तों डी सफल प्रमाणीकरण के अधीन आधार निवासी की पहचान को सक्षम बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो डी है। जो हमारा आधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है वो यही है, सफल प्रमाणीकरण के अधीन आधार निवासी की पहचान को सक्षम बनाता है। यानी कि दोस्तों किसी भी निवासी की जो पहचान है उसको ये सक्षम बनाता है। तो यही सत्य है, इसका राइट ऑप्शन है डी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें
इसमें आप लोगों से पूछा गया है निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए निवासी का नाम और पता, दूसरा ऑप्शन है बी उंगलियों के निशान, तीसरा ऑप्शन है सी आइरिस, चौथा ऑप्शन है डी 2 और 3 दोनों। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर को चुनना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है डी 2 और 3, यानी कि बी और सी इसके दोनों ये राइट आंसर हैं। यानी कि दोस्तों निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए उंगलियों के निशान और आइरिस का उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आप लोगों से पूछा गया है आधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने ए यह सिर्फ एक और कार्ड है, और दूसरा ऑप्शन है बी आधार संख्या उत्पन्न करने के लिए जनसंख्या और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा, और तीसरा ऑप्शन है सी आधार अन्य सभी आईडी की जगह ले लेगा, चौथा ऑप्शन है डी जाति धर्म भाषा जैसी प्रोफाइलिंग जानकारी एकत्र करेगा। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर देना होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी आधार संख्या उत्पन्न करने के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, डैश किसी निवासी को आधार संख्या बताने के लिए एक दस्तावेज है। कौन सा दस्तावेज है दोस्तों वो आप लोगों को बताना होगा। पहला ऑप्शन है ए आधार पत्र, दूसरा ऑप्शन है बी CIDR, तीसरा ऑप्शन है सी UID और चौथा ऑप्शन है डी आधार नंबर। तो दोस्तों जो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है वो ए है आधार पत्र किसी निवासी को आधार संख्या बताने के लिए एक दस्तावेज है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आप लोगों से पूछा गया है नागरिकता साबित करने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, यह सच है, दूसरा ऑप्शन है बी यह गलत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो बी सही है, यानी कि नागरिकता साबित करने के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों जो आधार कार्ड है आप लोगों का वो सिर्फ आप लोगों की पहचान साबित करने के लिए बनाया गया है, ना कि आप लोगों की नागरिकता साबित करने के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन बी है गलत। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, आधार भारत के उन सभी निवासियों को कवर करेगा जो आधार नामांकन अद्यतन की तारीख से 180 दिनों तक भारत में रह रहे हैं। तो आप लोगों को दोस्तों इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या यह सच है, दूसरा ऑप्शन है क्या यह गलत है। तो दोस्तों हमारा जो राइट ऑप्शन है वो पहला है, यह सच है। आधार भारत के उन सभी निवासियों को कवर करेगा, यानी कि आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की तारीख से 180 दिनों से भारत में रह रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आप लोगों से पूछा गया है UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाता है। इसमें आप लोगों से पूछा गया है क्या यह सच है, ऑप्शन बी है क्या यह गलत है। तो दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन होने वाला है, यह सच है। जो UIDAI है उसका जो दृष्टिकोण है भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाता है। दोस्तों जो हमारा जो आधार कार्ड है वो आप लोगों ने देखा होगा, उसका सारा डाटा जो होता है वो ऑनलाइन होता है और आप कहीं भी उसको डाउनलोड करवा सकते हो, या आप लोग नेट के जरिए कहीं भी अपनी पहचान किसी को भी प्रमाणित करने के लिए दिखा सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन है, सच है ये बात, क्योंकि आप लोगों का जो आधार है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप लोगों को सशक्त बनाता है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आप लोगों से पूछा गया है आधार 15 अंकों का नंबर है। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर चुनना होगा। पहला आप लोगों के सामने ऑप्शन है सच है यह बात, दूसरा आप लोगों के सामने ऑप्शन है गलत है यह बात। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को बताना होगा जो हमारा आधार कार्ड का नंबर होते हैं वो क्या 15 नंबर होते हैं। तो दोस्तों ये बात गलत है बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो आधार कार्ड के नंबर होते हैं वो 12 अंकों के नंबर होते हैं, ना कि 15 के। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो बी है, गलत। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था रजिस्ट्रार बनने के लिए पात्र है। आप लोगों को इसमें से बताना होगा। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए कोई भी व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है बी केंद्रीय सरकार के अधीन कोई भी इकाई, मंत्रालय, राज्य सरकार, और तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी भारत का कोई भी नागरिक, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों
के सामने डी, कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय चलाने में सक्षम हो। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर देना होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी है, यानी कि जो रजिस्ट्रार बनने के लिए पात्र है केंद्र सरकार के अधीन कोई भी इकाई, मंत्रालय, राज्य सरकार का कोई भी रजिस्ट्रार बनने के लिए पात्र है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हमारा बी है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आप लोगों से पूछा गया है रजिस्ट्रार को निम्नलिखित में से क्या करने से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए, क्षेत्र स्तरीय निष्पादन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार। दूसरा ऑप्शन है बी, अपनी वेबसाइटों पर आधार नामांकन और अपडेट के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदर्शित करें। तीसरा ऑप्शन है सी, नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग आधार नामांकन अद्यतन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करे। तीसरा ऑप्शन है डी, आवश्यकता पड़ने पर UIDAI को उसके कब्जे वाले परिसर तक उचित पहुंच की अनुमति दे। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर चुनना होगा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो सी है। दोस्तों जो रजिस्ट्रार है उसको किस चीज से बचना चाहिए, तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो सी है, नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग कर आधार नामांकन अद्यतन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करे। तो इसका राइट आंसर सी है, यानी कि दोस्तों जो नामांकन के दौरान जानकारी इकट्ठा की गई थी उनका उपयोग आधार नामांकन अद्यतन के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए करे, उसके लिए रजिस्ट्रार को इससे बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यही होने वाला है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रजिस्ट्रार हर समय आधार नामांकन अद्यतन के लिए देश में निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा। तो इसमें आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम। दूसरा ऑप्शन है बी, GMR नियम। तीसरा ऑप्शन है सी, एक और दोनों। और चौथा ऑप्शन है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ए होने वाला है। रजिस्ट्रार हर समय आधार नामांकन अद्यतन के लिए आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियम में निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एजेंसियों के अनुप्रयोगों का मूल्यांकन करने और पात्र एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों EA के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है बी, रजिस्ट्रार और UIDAI। तीसरा ऑप्शन है सी, एक और दोनों। चौथा ऑप्शन है डी, UIDAI। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को राइट आंसर बताना होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बी है, रजिस्ट्रार और UIDAI। दोस्तों जो एजेंसियों का अनुप्रयोग का मूल्यांकन करने और पात्र एजेंसियों को नामांकन एजेंसियों EA के रूप में सूचीबद्ध करता है वो रजिस्ट्रार और UIDAI है, उसके लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी क्या है। तो इसमें से आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को बताना होगा जो रजिस्ट्रार है उसकी मूल जिम्मेदारी क्या होती है। पहला ऑप्शन है आधार अधिनियम 2016 और आधार विनियमों का पालन। दूसरा ऑप्शन है बी, नामांकन एजेंसियों को किराए पर लेना, नियुक्त करना और उसके कामकाज की निगरानी करना। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी, सुनिश्चित करे कि नामांकन और अद्यतन संचालन के लिए कोई भी नामांकन एजेंसी या उनके द्वारा नियोजित या नियुक्ति व्यक्ति प्रमाणित है। और चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर देना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी है, उपरोक्त सभी हैं। जो रजिस्ट्रार की मूल जिम्मेदारी है वो इनमें सभी हैं। उसको आधार अधिनियम 2016 के नियमों का भी पालन करना होगा और नामांकन एजेंसियों को किराए पर लेने के लिए, नियुक्त करने के लिए और उसके कामकाज की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार होना होगा। और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नामांकन और अद्यतन संचालन के लिए कोई भी नामांकन एजेंसी या उनके द्वारा नियोजित या नियुक्ति व्यक्ति प्रमाणित है या नहीं। तो ये सारे काम रजिस्ट्रार के मूल जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है, उपरोक्त सभी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति या संस्था नामांकन एजेंसी बनने के लिए पात्र है। तो इसमें आप लोगों को बताना होगा। पहला ऑप्शन है ए, रजिस्ट्रार UIDAI द्वारा निर्दिष्ट नामांकन एजेंसी के लिए RFE में उल्लेखित शर्त को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन है बी, कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय चलाने में सक्षम हो। तीसरा ऑप्शन है सी, कोई प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक। और चौथा ऑप्शन है डी, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार नामांकन अद्यतन उपकरण है। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो इसका राइट
आंसर दोस्तों हमारा ए होने वाला है। जो रजिस्ट्रार यूआईडीआई द्वारा निर्दिष्ट नामांकन एजेंसी के लिए RFE में उल्लिखित शर्त को पूरे करने वाला कोई भी व्यक्ति नामांकन एजेंसी के लिए पात्र है। तो इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी व्यक्ति को पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए पात्र होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड पूरा करना चाहिए? पहला है आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा है 10th 12th उसके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। और तीसरा है आधार नंबर होना चाहिए। पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था। किसी परीक्षा और प्रमाणन एजेंसी से कंप्यूटर की बुनियादी बातों में प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। तो इसमें से आप लोगों को राइट आंसर चुनना होगा। इसमें पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा और तीसरा सही है। बी है पहला तीसरा और चौथा सही है। सी है पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। डी है दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें से दोस्तों आप लोगों को राइट आंसर को चुनना होगा। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों होने वाला है पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ईए पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका शुरू करने से पहले किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर शिक्षा प्रमाण पत्र में मूल बातें होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बी स्नातक होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सी स्थानीय भाषा कीबोर्ड और लिपि यंत्रण के साथ सहज होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है डी दिए गए क्षेत्र का एक प्रमुख व्यक्ति होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सी है। जो एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका शुरू करने के लिए आप लोगों को स्थानीय भाषा कीबोर्ड और लिपि यंत्रण के साथ सहज होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमारा सी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है नामांकन केंद्र में आधार पॉइंट के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना और परीक्षण के लिए नामांकन केंद्र में आधार क्लाइंट के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना और परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से आप लोगों को राइट आंसर को चुनना होगा। पहला ऑप्शन है ए प्राधिकरण, दूसरा ऑप्शन है बी रजिस्ट्रार, तीसरा ऑप्शन है सी ऑपरेटर सुपरवाइजर और चौथा ऑप्शन है डी IT तकनीशियन। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑपरेटर सुपरवाइजर हमारा सी है। क्योंकि दोस्तों नामांकन केंद्र में आधार क्लाइंट के साथ लैपटॉप डेस्कटॉप की स्थापना और परीक्षण के लिए सुपरवाइजर और ऑपरेटर जिम्मेदार हैं। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पर्यवेक्षक को अपना ऑनबोर्डिंग फॉर्म जमा करना होगा नामांकन एजेंसी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जो सत्यापन के लिए संबंधित डैश को फॉर्म जमा करता है। तो आप लोगों के सामने इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को, दूसरा ऑप्शन है बी सत्यापन अधिकारी को, तीसरा ऑप्शन है सी एक अन्य पर्यवेक्षक को और चौथा ऑप्शन है डी रजिस्ट्रार कार्यालय को। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन बताना होगा। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों वो ए है। जो प्राधिकरण के क्षेत्र के कार्यालय हैं उनको पर्यवेक्षक को अपना ऑनबोर्डिंग फॉर्म जमा करना होगा नामांकन एजेंसी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जो सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय को फॉर्म जमा करता है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों से पूछा गया है ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान निम्नलिखित में से किसे नामांकित उपयोगकर्ता माना जाता है? तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए उपयोगकर्ता जो अन्य निवासियों का परिचय देता हो, जो POI या POA प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है बी एक उपयोगकर्ता जिसने आधार प्राप्त करने के लिए नामांकन फॉर्म भरा है। तीसरा ऑप्शन है सी एक उपयोगकर्ता जो आधार के लिए नामांकन कराने के लिए नामांकन केंद्र पर उपस्थित हुआ है। और चौथा ऑप्शन है डी ऑपरेटर एस पर्यवेक्षक जिसका बायोमेट्रिक सत्यापन सफलता पूर्वक पूरा हो गया हो और नामांकन क्लाइंट में संग्रहित है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो सी है। ऑपरेटर पर्यवेक्षक ऑनबोर्डिंग के दौरान एक उपयोगकर्ता जो आधार के लिए नामांकन कराने के लिए नामांकन केंद्र पर उपस्थित हुआ हो उसे ही नामांकित उपयोगकर्ता माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो पहले से ही नामांकन केंद्र में नामांकित कराने के लिए उपस्थित है तो उसे ही तो एक नामांकित उपयोगकर्ता माना जाएगा, ना कि किसी और को। तो इसका राइट आंसर सी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई अतिरिक्त जानकारी में से कौन सी जानकारी एकत्र
की जाएगी। पहला ऑप्शन है परिचयकर्ता के हस्ताक्षर और दूसरा ऑप्शन है परिचयकर्ता के अंगूठे का निशान, तीसरा ऑप्शन है परिचयकर्ता का आधार नंबर। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने केवल मैं, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी केवल द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी सेकंड और थर्ड दोनों, चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी दिए गए सभी विकल्प। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी है, दिए गए सभी विकल्प। यानी कि जो परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में दी गई अतिरिक्त जानकारी में से उसको परिचयकर्ता के हस्ताक्षर की भी जरूरत है, परिचयकर्ता के अंगूठे का निशान की भी और परिचयकर्ता के आधार नंबर की भी जरूरत है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, नामांकन केंद्र के प्रबंधन के भाग के रूप में एक पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। पहला ऑप्शन है साइन ऑफ करे आधार ग्राहक पर प्रत्येक नामांकन और दूसरा ऑप्शन है बी आधार सुविधा ढूंढे का उपयोग करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए निवासियों ने कभी नामांकन नहीं किया है। तीसरा ऑप्शन है सी सुनिश्चित करे कि ऑपरेटर प्रत्येक आधार नामांकन अद्यतन के बाद अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी दिए गए सभी विकल्प। तो दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर होने वाला है वो डी है, यानी कि नामांकन केंद्र के प्रबंधन के भाग के रूप में एक पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से साइन ऑफ भी करना पड़ेगा, आधार ग्राहक पर प्रत्येक नामांकन को भी करना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन आप लोगों का बी था तो आधार सुविधा ढूंढे का उपयोग करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए निवासियों ने कभी आधार नामांकन नहीं किया है। तीसरा है आप लोगों का सी सुनिश्चित करे कि ऑपरेटर प्रत्येक आधार नामांकन अद्यतन के बाद अपनी बायोमेट्रिक पुष्टि प्रदान करता है। तो आप लोगों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है डी दिए गए सभी विकल्प। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक डैश में कम से कम एक बार सिंक हो जाए। तो आप लोगों को बताना होगा कितने दिनों में कम से कम एक बार सिंक हो जाए प्रत्येक नामांकन स्टेशन। तो इसमें आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ए 10 दिन में, दूसरा है बी 15 दिन में, तीसरा है ग 20 दिन में, चौथा है डी महीने में। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें से राइट आंसर देना होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है, यानी कि पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करता है कि नामांकन स्टेशन प्रत्येक 10 दिन में कम से कम एक बार सिंक हो जाए। तो इसका राइट आंसर है ए। उसके बाद बढ़ते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा गया है, एक पर्यवेक्षक को निम्नलिखित में से किसको डेटा का बैकअप और सिंक और निर्यात सुनिश्चित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने सभी नामांकन डेटा का बाहरी हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार बैकअप ले, दूसरा ऑप्शन है दिन प्रतिदिन के सभी नामांकन विवरण अपनी व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर भेजे, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने प्रत्येक 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशनों को सिंक करे, चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने निर्यात किए गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाए रखे, सभी डेटा को गूगल क्लाइंट पर सहेजे। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों बी पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि एक पर्यवेक्षक को सभी नामांकन डेटा का बाहरी हार्ड डिस्क पर दिन में 2 बार बैकअप लेना चाहिए और तीसरा आप लोगों का प्रत्येक 10 दिनों में कम से कम एक बार नामांकन स्टेशनों को सिंक करे और चौथा है आप लोगों का निर्यात किए गए डेटा के लिए एक रजिस्टर बनाए रखना, सभी डेटा को गूगल क्लाउड पर सहेजें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी होने वाला है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिन के अंत में पर्यवेक्षक को ऑपरेटरों को उसके द्वारा बनाए गए नामांकन पैकेज की समीक्षा करने की अनुमति देनी चाहिए। आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से सही और गलत को चुनना है। तो दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर होने वाला है वो बी है, तो यह गलत है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज किए गए नामांकन डेटा में कोई त्रुटि पाए जाने पर निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों को राइट चुनना होगा। तो आप लोगों के सामने सबसे पहला ऑप्शन है ए विवरण सही ढंग से भरने के लिए विवेक का प्रयोग करें, दूसरा ऑप्शन है बी एक पर्यवेक्षक को सही डेटा की पहचान करने की आवश्यकता है, तीसरा ऑप्शन है सी निवासी को सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र पर आने के लिए सूचित करे, चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी निवासी के घर जाए और सही विवरण एकत्र करे। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर चुनना होगा। तो आप लोगों का जो इसमें से राइट आंसर है वो सी है, यानी कि दर्ज किए गए नामांकन डेटा में कोई गलती पाए जाने पर आप लोगों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को निवासी को सुधार समय सीमा के भीतर नामांकन केंद्र पर आने के लिए सूचित
सूचित करना चाहिए। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होने वाला है वो सी है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में समीक्षा के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए, अपना फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करे। दूसरा ऑप्शन है बी, प्राधिकारी को एक मेल भेजे। तीसरा ऑप्शन है सी, दिन के लिए नामांकित निवासियों को थोक एसएमएस भेजे। चौथा ऑप्शन है डी, ऑपरेटरों को अपने फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करने के लिए कहे। तो दोस्तों आप लोगों को इनमें से एक ऑप्शन को चुनना होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ए, अपना फिंगर देकर हस्ताक्षर करे, यानी कि एक पर्यवेक्षक को दिन के अंत में समीक्षा के बाद अपना फिंगरप्रिंट देकर हस्ताक्षर करे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पर्यवेक्षक नामांकन केंद्र के कार्यों की निगरानी और ऑडिट करता है। ऑडिट फीडबैक से पूरी टीम को कैसे मदद मिलती है, आप लोगों को इसके बारे में बताना होगा। पहला ऑप्शन है ए, खराब प्रदर्शन करने वाले ऑपरेटर को हटा दें। दूसरा ऑप्शन है बी, उन ऑपरेटरों के वेतन में कटौती करें जिनका प्रदर्शन बेंचमार्क के अनुरूप नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सी, नामांकन संचालन और डेटा गुणवत्ता में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें। चौथा ऑप्शन है डी, मामलों को प्राधिकरण तक पहुंचाए। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर चुनना होगा। तो दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर है इसका वो है सी, यानी कि एक पर्यवेक्षक को नामांकन केंद्र के कार्यों की निगरानी करने के लिए नामांकन संचालन और डेटा गुणवत्ता में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने से ऑडिट फीडबैक से पूरी टीम को मदद मिलती है। तो यही आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है सी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, ऑपरेटर पर्यवेक्षक कौन है, आप लोगों को इसके बारे में बताना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों का ए, एक व्यक्ति जो नामांकन एजेंसी के कार्यों को जैसे सफाई, बिजली कनेक्शन आदि को संभालता है। दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी, प्राधिकरण और नामांकन एजेंसी के बीच एक मध्यस्थ। तीसरा ऑप्शन है आप लोगों को सी, नामांकन स्टेशनों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति। चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी, एक निवासी जो आधार के लिए नामांकन कराने के लिए नामांकन एजेंसी में आता है। तो आप लोगों को इसमें से राइट आंसर को चुनना होगा कि ऑपरेटर और पर्यवेक्षक कौन है। तो दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है सी, यानी कि ऑपरेटर और पर्यवेक्षक नामांकन स्टेशनों पर नामांकन निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन विद आंसर के होते हैं कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।